हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनसीईआरटी सिलेबस में। ये है क्लास 11 फिजिक्स लेक्चर सीरीज़ और आज का वीडियो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से पार्ट 1। हमारा आज का पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज का हमारा थर्ड टॉपिक है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन और इसके बाद हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। सबसे पहले हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। अगर हम फिज़िक्स में बात करें तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है या फिर ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। मोशन यूनिवर्स की एक कॉमन टर्म है। यूनिवर्स में जितनी भी सारी एंटिटीज़ हैं वो या तो रेस्ट में है या फिर वो मोशन कर रही हैं। मोशन के बारे में अगर हम समझें तो मोशन होता क्या है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है तो उसको क्या बोला जाता है, मोशन। इस चैप्टर में हम किस मोशन के बारे में पढ़ेंगे, लीनियर मोशन के बारे में, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट की हम मोशन की स्टडी करेंगे वो सारे ऑब्जेक्ट अपना मोशन एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग करेंगे। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मोशन की दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। हम इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला टर्म है डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम पाथ लेंथ भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए, इट इज़ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय अ बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यहाँ पर हमने इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लिया है। सपोज एक बॉडी है जो कि ए से सी तक ट्रैवल करती है और बीच में वो किस पॉइंट से होते हुए जाती है, सी पॉइंट से। तो अगर हम देखें कि जब बॉडी ए से बी तक मोशन करती है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी ए सी प्लस सी बी। तो ये क्या हो जाएगा, इस मोशन का डिस्टेंस या फिर इसका पाथ लेंथ। दूसरा टर्म होता है डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। इट इज़ डिफाइंड टू बी द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट को भी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज़ चेंज इन पोजीशन। सपोज एक बॉडी है, उसका इनिशियल पोजीशन है x1 और फाइनल पोजीशन है x2। तो अगर हमसे पूछा जाए कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या है तो डेफिनेशन से हम क्या समझते हैं, इट इज़ दी चेंज इन पोजीशन। चेंज हम मैथमेटिक्स में कैसे निकालते हैं, दो क्वांटिटीज़ का डिफरेंस लेके, और वो ही चेंज क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर डेल्टा x से डिनोट किया गया है और ये किसका डिफरेंस होगा, x2 और x1 का। अगर हम पाथ लेंथ या फिर डिस्टेंस की बात करें वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बारे में हम अच्छे से नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप बस इतना समझिए कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उनको स्केलर क्वांटिटीज़ कहा जाता है। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उनको क्या बोला जाता है, वेक्टर क्वांटिटीज़। तो डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इस फॉर्मूला में हम देखेंगे अगर x2 x1 से ग्रेटर है, x2 क्या है, फाइनल पोजीशन, x1 है इनिशियल पोजीशन। अगर फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से ज़्यादा है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। अगर फाइनल पोजीशन x2 इनिशियल पोजीशन से स्मॉलर है, दैट मीन्स x2 इज स्मॉलर देन x1, तो उस केस में क्या होगा, डेल्टा x यानी कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट को हम एक और एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं। सपोज एक कार ओरिजिन से चलना स्टार्ट करती है और इस कार के मूवमेंट के डिफरेंट पोजीशंस पर या फिर डिफरेंट पॉइंट्स पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि कार की फाइनल पोजीशन है P, तो अगर इनिशियल पोजीशन है कार की O और फाइनल पोजीशन है P, तो इसका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। फाइनल पोजीशन है 360 मीटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं P पॉइंट पर कितनी वैल्यू है डिस्टेंस की, 360 मीटर। इनिशियल पॉइंट अगर हम कंसीडर करें तो वो कितना होगा, 0 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा,
प्लस 360 मीटर। हमने ये कंसीडर किया है कि अगर कार ओरिजिन के राइट साइड मूव करती है तो वो डायरेक्शन हम कैसी कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर कार इस ओरिजिन के लेफ़्ट साइड मूव करती है तो वो डायरेक्शन क्या होगा, इसका नेगेटिव डायरेक्शन। अब अगर हम एक और पॉइंट कंसीडर करें जो कि पॉइंट क्या है, Q। स्टार्टिंग में पॉइंट ने कहाँ से चलना शुरू किया, पॉइंट O से। कार फाइनल पोजीशन कहाँ तक पहुँची, पॉइंट P तक। इसके बाद ये कार बैकवर्ड डायरेक्शन में आती है और कहाँ तक जाती है, पॉइंट Q तक। तो अगर हमें पॉइंट P से पॉइंट Q तक के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो फिर से हम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब फाइनल पोजीशन कितनी है, 240 मीटर। हमको डिस्टेंस ये जो 240 मीटर है ये कहाँ से देखना है, ओरिजिन से। तो ये कितना डिस्टेंस है, 240 मीटर माइनस इनिशियल पोजीशन, ओरिजिन से P तक का डिस्टेंस कितना है, 360 मीटर। दोनों का जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 120 मीटर विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि इस P और Q पॉइंट के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो नेगेटिव इन डायरेक्शन है। यहाँ पर आप एक और चीज़ पर ध्यान देंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे मोशन में, यानी कि जब कार O से P तक गई और P से Q तक आई, तो इस पूरे मोशन में डिस्टेंस या फिर पाथ लेंथ क्या है, तो आप समझ सकते हैं हम कैसे निकालेंगे। O से P तक का डिस्टेंस देखेंगे 360 मीटर, फिर हम देखेंगे कि P से Q तक कार ने कितना ट्रैवल किया, उस डिस्टेंस को 360 मीटर में ऐड करेंगे और वो आपका क्या आएगा, पाथ लेंथ या फिर डिस्टेंस। तो हमें यहाँ पर ये समझना है कि कैसे पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट से डिफरेंट होता है। सबसे पहला डिफरेंस तो इनमें यही है कि पाथ लेंथ आपका स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है, बल्कि पाथ लेंथ क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रैवर्स बाय द ऑब्जेक्ट। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हम यहाँ पर किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में, तो हम हर डेफिनेशन में ये मेंशन करेंगे दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। If an object moving along the straight line covers equal distances in equal intervals of time, it is said to be in uniform motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पर आप एक xt ग्राफ देख रहे हैं। xt ग्राफ में y एक्सिस पर पोजीशन यानी कि x लिया गया है और x एक्सिस पर टाइम यानी कि स्मॉल t लिया गया है। यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन होती है कि इक्वल टाइम इंटरवल में जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो वो मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को अगर हम बोल रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसका जो ग्राफ आएगा xt ग्राफ, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन की तरह होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करता है तो उसके इस मोशन को हम xt ग्राफ पर कैसे प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हमें x एक्सिस पर इक्वल टाइम इंटरवल्स बनाने हैं। फॉर एग्जांपल हम x एक्सिस पर 2 सेकेंड का टाइम इंटरवल लेते हैं। इसके बाद हर 2 सेकेंड में ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो हमें इधर पर मार्क करते हुए चले जाना है। चूँकि यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन ये होती है कि ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, इसका मतलब हर 2 सेकेंड में जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। पोजीशंस मार्क करने के बाद उन सारी पोजीशंस को मैच करना है और फिर हमें क्या मिलता है, xt ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इट इज़ जस्ट ऑपोजिट टू यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज़ सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पर आप एक ग्राफ देख सकते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि ग्राफ का शेप कैसा है, कर्व्ड शेप है। ये भी xt ग्राफ है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट
इक्वल टाइम इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करें। ग्राफ को कैसे प्लॉट करना है, सेम प्रोसीजर, हमें सबसे पहले एक्स एक्सिस पर इक्वल टाइम इंटरवल्स बनाने हैं। इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी पोजीशन को मार्क करते हुए चले जाना है, और मार्क्ड पोजीशन को जब हम फाइनली मैच करते हैं तब हम ये देख पाते हैं कि ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले हम एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन देखेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल्स। चेंज इन पोजीशन के बारे में भी हमने पढ़ा है, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल हम किसे बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी को। इसे या तो हम x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 की तरह लिख सकते हैं, या फिर हम इस डिफरेंस को डेल्टा साइन से भी शो कर सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का आपका फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा t। यहाँ पर x2 x1 क्या है, फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन किस टाइम पर, t1 और t2 टाइम पर। वेलोसिटी में आप देख सकते हैं क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस की यूनिट होगी मीटर और टाइम की यूनिट होगी सेकंड। तो वेलोसिटी या फिर एवरेज वेलोसिटी की जो आपकी यूनिट होती है वो क्या होगी, मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि आप यहाँ फॉर्मूला में देख सकते हैं ये किस पर डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पर। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी। चूँकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो आपका एवरेज वेलोसिटी भी इस फॉर्मूला से आप देख सकते हैं क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद हमें क्या देखना है, अगर कोई एक क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो चूँकि हम रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जब एक लाइन के अलॉन्ग मोशन देखा जाता है तो अगर हम उसमें डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन या तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। पॉजिटिव और नेगेटिव वेलोसिटी कब होगी, वो किस पर डिपेंड करेगी, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगी। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। यहाँ पर आप एक ग्राफ देखिए, हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से एवरेज वेलोसिटी को समझने की कोशिश करते हैं। टाइम लिमिट हमने ली है 5 सेकेंड से 7 सेकेंड। चूँकि एवरेज वेलोसिटी जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो आप उस फॉर्मूला को देखकर समझ सकते हैं कि उसमें क्या हम लिखते हैं, t2 माइनस t1। तो t2 हमने एक टाइम लिया 7 सेकेंड और t1 हमने क्या टाइम लिया, 5 सेकेंड। और इन दोनों टाइम्स के बीच में हम इस ग्राफ की हेल्प से क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का हम फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। t2 टाइम है 7 सेकेंड। यहाँ पर आप ग्राफ में देखिए 6 to 8 के बीच में इस पोजीशन पर कहीं 7 सेकेंड होगा। 7 सेकेंड पर अगर हम पोजीशन देखें तो वो अप्रॉक्सीमेट कितनी होगी, ये पॉइंट अगर मैच किया जाए, पोजीशन होगी 27.4 माइनस x1। दूसरा टाइम क्या है, 5 सेकेंड। 5 सेकेंड 4 और 6 के बीच का कोई टाइम है, और अगर हम इसमें पोजीशन इस ग्राफ से देखना चाहें तो वो अप्रॉक्सीमेट कितनी होगी, 10 मीटर। दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा और फाइनली इस ग्राफ के डेटा की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी कितनी आई है कैलकुलेट होकर, 8.7 मीटर पर सेकेंड। अगर हम ज्योमेट्रिकली बात करें, ये तो हमने देखा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो कि क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है वो लिया जाता है वाई एक्सिस पर, या फिर हम ये कहें वाई एक्सिस के 2 पॉइंट्स का डिफरेंस लिया जाता है डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट्स का डिफरेंस। ज्योमेट्रिकली ये क्या होता है, किसका फॉर्मूला होता है, किसी भी ग्राफ के स्लोप का फॉर्मूला। यहाँ पर आपका जो ग्राफ मैंने दिखाया है इसका हम सिर्फ वो वाला पोर्शन कंसीडर कर रहे हैं अपने नेक्स्ट ग्राफ में जो कि 5 सेकेंड से 7 सेकेंड के बीच में है। तो आप देख सकते हैं कि 5 सेकेंड से 7 सेकेंड के बीच में ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है।
तो यहाँ पर आप देखिए हमने सिर्फ वही वाला छोटा सा एक पोर्शन कंसीडर किया है जो कि शेडेड पोर्शन है 5 सेकेंड से 7 सेकेंड के बीच का। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ज्योमेट्रिकली ये जो फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, वो इस ग्राफ का स्लोप होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 5 सेकेंड और 7 सेकेंड के बीच में 2 पॉइंट्स हैं P1 और P2, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पर कंपेयर करके देख लीजिएगा कि ये वाला पोर्शन जो लिया गया है वो इसी ग्राफ का पोर्शन है, बट कंप्लीट ग्राफ ना बनाकर हमने सिर्फ कौन सा पोर्शन लिया है, 5 to 7 सेकेंड का शेडेड पोर्शन, और बाकी ग्राफ स्टार्ट हमने कहाँ से किया है, 0 सेकेंड से। तो इस ग्राफ का 0 से 8 सेकेंड तक का प्लॉट आप यहाँ पर देख सकते हैं। इतना ही हमने प्लॉट क्यों किया है, क्योंकि हम इन दोनों टाइम डिफरेंस के बीच में एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, और उस एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले को रिलेट करके हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वो क्या है, किसी भी ग्राफ का स्लोप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब P1 और P2 पॉइंट्स को मैच किया जाएगा और इन दोनों पॉइंट्स का स्लोप निकाला जाएगा, तो वो क्या होगा, y एक्सिस के 2 पॉइंट्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x एक्सिस के दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस। ज्योमेट्रिकली ये क्या होता है, इस ग्राफ का स्लोप। और अभी हमने क्या देखा, अगर हम फिज़िक्स का फॉर्मूला देखें तो ये क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। इसका मतलब एक्सटी ग्राफ में जो ग्राफ का स्लोप होता है वो क्या शो करता है, एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ग्राफ्स हैं। मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। चूँकि हम एक रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो ईदर इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। एक्सटी ग्राफ में अगर लीनियर ग्राफ इधर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव वेलोसिटी होगी। आप या तो डायरेक्ट एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला के हेल्प से इसको डिराइव कर सकते हैं कि कैसे वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, या फिर आप इस ग्राफ को देख के इसका अगर आप स्लोप देख पाएँ तो स्लोप इसका कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम समझ सकते हैं कि इस ग्राफ की वेलोसिटी कितनी होगी, पॉजिटिव। नेक्स्ट जो ग्राफ है ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, बट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन पहले ज़्यादा थी और अब धीरे धीरे पोजीशन डिक्रीज़ हो रही है। तो पहली चीज़, इसका स्लोप नेगेटिव है। दूसरी चीज़, अगर हम इसे एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूला की हेल्प से भी देखें तब भी हम क्या देखेंगे कि फाइनल पोजीशन जो होगी वो इनिशियल पोजीशन से छोटी होगी और हमें क्या मिलेगी, नेगेटिव एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पर थर्ड ग्राफ में आप देखेंगे कि जो एक पोजीशन थी, ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पर था वो उसी सेम पोजीशन पर है। एक्स एक्सिस पर टाइम बढ़ता जा रहा है बट ऑब्जेक्ट की वही सेम पोजीशन है। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, और जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा तो उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसका एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, 0। एवरेज वेलोसिटी के बाद हमें नेक्स्ट अपना पढ़ना है टॉपिक एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल path length traveled divided by the total time interval during which the motion has taken place। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो वो किस पर डिपेंड करती थी, डिस्प्लेसमेंट पर एवरेज स्पीड किस पर डिपेंड करती है, टोटल पाथ लेंथ पर। टोटल पाथ लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि एवरेज स्पीड भी क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी। एवरेज स्पीड की जो यूनिट होगी वो भी सेम होगी, सेम एज द एवरेज वेलोसिटी, जो कि कितनी है, मीटर पर सेकेंड। और ये क्या होती है, आपको याद रखना है, ये एवरेज स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। हमने देखा है कि एवरेज स्पीड टोटल पाथ लेंथ पर डिपेंड करती है और एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर। अगर ऑब्जेक्ट का मोशन सेम डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो उस केस में
डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, टोटल पाथ लेंथ के इक्वल होगा। हमने एक एग्जांपल लिया था जिस केस में हमने ये देखा था कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पाथ लेंथ से डिफरेंट थी। वो तब था जब ऑब्जेक्ट का मोशन एक सेम डायरेक्शन के अलॉन्ग नहीं था, बल्कि ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करने के बाद फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो दोनों केसेस में अगर हम देखें तो फर्स्ट केस में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू दी टोटल पाथ लेंथ। उस केस में एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एवरेज स्पीड के इक्वल होगा। बट अगर ऐसा कोई केस है जिसमें डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है पाथ लेंथ से, यानी कि ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव ना करके अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ के डिफरेंट होने पर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी। हमेशा आप याद रखिएगा कि एवरेज स्पीड पाथ लेंथ पर डिपेंड करती है और जिस भी तरह का मोशन होगा उसमें पाथ लेंथ की वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ एक केस में दोनों की वैल्यू ज़्यादा होगी, वो केस क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करेगा, इन द सेम डायरेक्शन। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे अपने इस चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।